हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री में क्लास 10th का हिस्ट्री चल रहा था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3। ठीक है, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। 4 क्लास हो चुका है, आज 5 क्लास है। ठीक है, और हम लोग पूरे चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप सोचते हैं कि आज का क्लास करें और आज ही हमें समझ में आ जाए, यदि आप पिछला क्लास नहीं करेंगे तो आज का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कोई हिंदी नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगा, ये सोशल साइंस है, इसलिए इसमें आप जानते हैं कि सबसे कठिन यही होता है। इसलिए प्रत्येक क्लास करिए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें जुड़ जाइए, आपको उसमें सभी चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे समझौते की मुख्य बातें। हम आपको बताए थे कि अमेरिका और वियतनाम का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध का लास्ट में अंत हो गया और क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ, हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, समझौता होने के बाद क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ। तो उस समझौते की मुख्य बातें क्या थी, मतलब अमेरिका मान गया कि ठीक है हम युद्ध नहीं करेंगे, अब क्या समझौता हो जाए और हस्ताक्षर हो जाए, आप स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, तो उस समझौता की मुख्य बातें क्या थी। ठीक है, दूसरा है कि अमेरिका वियतनाम युद्ध के परिणाम, अमेरिका और वियतनाम के बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम निकला। तीसरा पढ़ेंगे कि रासायनिक हथियार, अमेरिका ने जो वियतनाम पर जो रासायनिक हथियार का प्रयोग किया था, एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था, तो ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बुक में खुद परिभाषा दिया है, वही परिभाषा हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हो चिन मिन मार्ग। ठीक है, हो चिन मिन वहाँ पर एक मार्ग था जो कि मतलब बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, एक मार्ग था, मतलब एक रास्ता था। 6 में जानेंगे हुआ आंदोलन, ये हुआ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। 7 में जानेंगे माइली गांव की घटना। उसके बाद कंबोडिया संकट। दोस्तों यहाँ पर कंबोडिया नहीं, यहाँ पर लाओस के बारे में पहले जानेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग कंबोडिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर लाओस होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुल 8 टॉपिक को पढ़ेंगे। कितने टॉपिक, तो 8 टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक को लेकर। सबसे पहले जानेंगे समझौते की मुख्य बातें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी में से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ठीक है, आपके जो बोर्ड में प्रश्न बनेगा वो इसी क्लास से बनेगा। ठीक है, पिछले क्लास हम लोग जो भी किए हैं उसमें कंसेप्ट को समझा। ठीक है, कंसेप्ट से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। जैसे हो चिन मिन मार्ग क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। माली गाँव की घटना के बारे में बताएं, मतलब 5 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक, कहने का अर्थ है कि यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं समझौते की मुख्य बातें क्या थी। तो युद्ध विराम के 60 दिन के अंदर, युद्ध विराम के 60 डेज के अंदर क्या होगा कि अमेरिकी सेना वापस अपना अमेरिका चला जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो अमेरिका सेना वियतनाम में भेज दिया था और लड़ाई चल रहा था। ठीक है, मतलब दक्षिणी वियतनाम में भेज दिया था, जिसके कारण लड़ाई चल रहा था। तो जो समझौते में कहा गया कि युद्ध विराम होगा, उसके 60 दिन के अंदर अमेरिका का पूरा सेना अमेरिका वापस आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड बात बताया गया कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। दोनों मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 2 भागों में बट गया था वियतनाम, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो दोनों आपस में मिलकर, आपस में बात करके, आपस में सलाह करके अपना एकीकरण कर लेंगे। ठीक है, एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका ने इसमें कहा कि हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे, अपना मर्जी से, अपने सलाह से, अपने बात करके एकीकरण कर ले। ठीक है, तीसरा कहा, समझौते की तीसरी मुख्य बातें थी कि अमेरिका वियतनाम के एकीकरण के लिए असीमित आर्थिक सहायता देगा। जो भी खर्च आएगा अमेरिका और उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के एकीकरण में, वो सारे खर्च अमेरिका उठाएगा। समझौते में ये बात रखा गया कि अमेरिका वियतनाम के एकीकरण के लिए असीमित आर्थिक सहायता देगा, यानी कि दोनों के बीच जो भी एकीकरण में खर्च होगा वो सभी अमेरिका देगा। फोर्थ बात बताया गया कि इस तरह 1975 में नॉर्थ और साउथ को क्या किया गया, यानी कि उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। ठीक है, इस तरह 1975 में क्या हुआ, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। तो उत्तरी और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975 में हुआ, यानी कि 1975 में हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया, तो युद्ध विराम के 60 दिन के अंदर, यानी कि 60 दिन के अंदर ही क्या हुआ, अमेरिका सेना वापस चला जाएगा। पहली बात ये बताया गया। सेकंड बात बताया गया कि दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, अपना एकीकरण कर लेंगे, सलाह करके, बात करके। तीसरा बात बताया गया कि दोनों के बीच जो भी खर्च आएगा, जो भी मतलब रुपया का या फिर कुछ भी का जो भी खर्च आएगा वो सभी अमेरिका उठाएगा। उसके बाद है कि इस तरह 1975 में क्या हुआ, उत्तरी और दक्षिण वियतनाम दोनों का एकीकरण हो गया। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला है कि अमेरिकी वियतनाम युद्ध के परिणाम।
अमेरिका और वियतनाम के बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम निकला। सबसे पहले हम लोगों ने जाने कि जो समझौता हुआ था उसके बारे में जाने कि उसका मुख्य बातें क्या थी। उसके बाद जानेंगे कि अमेरिका वियतनाम के युद्ध के परिणाम, दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या निकला। क्वेश्चन के कहने का क्या अर्थ है, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ना, तो यहाँ पर युद्ध हुआ तो इसका भी तो रिजल्ट आएगा। क्या परिणाम निकला, सबसे पहले परिणाम निकला कि अमेरिका वियतनाम युद्ध में अमेरिका के कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए। भारत में रुपया को रुपया ही कहा जाता है, जबकि अमेरिका को मतलब इसका जो शुद्ध नाम हमारे जो मुद्रा है, ठीक है, इकोनॉमी की भाषा में, ठीक है, तो मुद्रा को क्या कहा जाता है, भारत में रुपया कहा जाता है, जबकि अमेरिका में डॉलर कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा का मतलब होता है रुपया, तो भारत में रुपया कहा जाता है जबकि अमेरिका में डॉलर कहा जाता है। तो अमेरिका वियतनाम युद्ध में क्या हुआ, अमेरिका के कितने खर्च हुए, कितने करोड़ डॉलर, तो 9,855 करोड़। पहला परिणाम निकला, पहला रिजल्ट निकला। दूसरा निकला कि अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए और कितने 3 लाख सैनिक घायल हो गए। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने हजार सैनिक मारे गए, तो 56,000, और कितने घायल हुए, तो 3 लाख। ठीक है, अगला है कि दक्षिणी वियतनाम 18,000 सैनिक मारे गए। सॉरी, यहाँ पर दक्षिण नहीं, उत्तरी वियतनाम। जब आप लिखिएगा तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, उत्तरी वियतनाम लगाइएगा। ठीक है, चूंकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका खुद यहाँ पर शासन किया था, तो उत्तरी वियतनाम बाकी था, उत्तरी वियतनाम से युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो दक्षिणी वियतनाम नहीं होगा, उत्तरी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। ठीक है, दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा था तो अमेरिका के 56,000 जबकि उत्तरी वियतनाम के कितने 18,000 सैनिक मारे गए। अगला बात है, अगला परिणाम निकला कि अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 टैंक नष्ट हो गए। अमेरिका के कितने हेलीकॉप्टर, तो 4800, और टैंक 3600। ठीक है, ये सब नष्ट हो गए। उसके बाद अमेरिका शाह को गहरा आघात पहुंचा। अमेरिका का जो शाह करने का था इज्जत, उसका इज्जत मिट्टी में मिल गया, इसलिए क्योंकि वियतनाम एक छोटा सा देश था, उससे अमेरिका खुद हार गया, अपना घुटना टेक दिया कि ठीक है आप अपना एकीकरण कर लीजिए। इसलिए अमेरिका शाह को गहरा आघात पहुंचा। ठीक है, एक बड़ा देश एक छोटे देश से जब हारता है तो उसके शाह को मतलब उसका इज्जत कहाँ मिलता है वही जानता है। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका शाह को गहरा आघात पहुंचा, मतलब उसका इज्जत मिट्टी में मिल गया। ठीक है, इसमें क्या क्या जाने, तो सबसे पहले जाने कि इसका कितना करोड़ डॉलर खर्च हुआ, तो 9,855 करोड़। सेकंड बात जाने कि इसका 56,000 सैनिक मारे गए, जबकि क्या हुए, घायल कितने हुए, 3 लाख। जबकि उत्तरी वियतनाम के जो 18,000 सैनिक मारे गए, उत्तरी वियतनाम के कितने 18,000 सैनिक मारे गए। उसके अगला कि अमेरिका का कितने हेलीकॉप्टर, तो 4800, जबकि टैंक के 3600 नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। मतलब अमेरिका का शाह को बहुत गहरा आघात पहुंचा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला दोस्तों कहता है कि रासायनिक हथियार। अब देखिए रासायनिक हथियार का प्रयोग क्या किया था, अमेरिका ने वियतनाम पर किया था। तो इसके बारे में क्या कहता है कि नपाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये रासायनिक हथियार के बारे में जानना है। ठीक है, तो नपाम एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो अग्नि, देखिए दोस्तों यहाँ पर अग्नि गलत लिखा गया। ठीक है, सॉरी, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर क्या ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और क्या होता था, जलता रहता था। इसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया था। कहने का अर्थ है यह क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नपाम एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो अग्नि बमों में जो बम होता है उसके साथ अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर, नपाम क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नपाम जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये नपाम क्या करता है, अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर क्या करता है, एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है। मतलब जो त्वचा से क्या होता था, चिपक जाता था और जलता रहता था। अमेरिका ने इसका प्रयोग किया था, जिसके कारण क्या हुआ, वहां के लोगों को, वियतनाम के लोगों के जो भी लोग थे उन लोगों को कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, कि उसका छिड़काव किया और सभी लोगों पर, जब सभी लोगों के चमड़ा या त्वचा पर पड़ा तो क्या हुआ, स्किन पर पड़ा तो क्या हुआ, चिपक जाता था और क्या जलता रहता था। ठीक है, वहां के लोगों पर चिपक गया और जलता रहता था। ठीक है, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस समझ लेना। ठीक है, थोड़ा सा क्या था रासायनिक हथियार में क्या था कि एक नपाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जिससे क्या निकलता था, जो त्वचा से यदि चिपक जाता था तो क्या होता था, जलता रहता था। ठीक, कहने का अर्थ है जिंदा में ही उसे मारा, मतलब कह सकते हैं कि मारा जा रहा था। जो व्यक्ति जिंदा है उसे जिंदा में ही मारा जा रहा है। यह रासायनिक हथियार था। ठीक है, अगले चीज पर चर्चा करते हैं। अगला है कि एजेंट ऑरेंज। अगला टॉपिक क्या है, एजेंट ऑरेंज। ठीक है, तो यह एक जहर था। एजेंट ऑरेंज क्या था, एक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती थी। यहाँ पर सॉरी पर यह लिखा गया पत्तियां होगा। ठीक है, झुला जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। सीधी सी बात है कि पेड़ों की पत्तियां क्या होते थे, जब झुला जाती थी तो पेड़ क्या होता था, मर जाता था। ठीक है,
और एजेंट ऑरेंज क्या था, एक तरह का जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुला जाती थी और पेड़ मर जाता था। ठीक है, अगला है कि जंगल को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम एजेंट पट्टी वाले ड्रम में रखने के कारण एजेंट ऑरेंज पड़ा। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया था। ठीक है, ये सारे चीज का तो अमेरिका ने ही इस्तेमाल किया था वियतनाम पर। ठीक है, यह एक क्या था, यह एक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुला जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। ठीक है, यह जंगल को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाली ड्रम में रखने के कारण एजेंट ऑरेंज पड़ा। ठीक है, किस में रखने वाले, एजेंट पट्टी वाले ड्रम में रखने का अमेरिका ने इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया था। ठीक है, तो ये रहा एजेंट ऑरेंज। ठीक है, फोर्थ बात जो है कि एक रास्ता था जिसका नाम है हो चिन मिन मार्ग। ठीक है, हो चिन मिन मार्ग क्या था, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। हो चिन मिन मार्ग एक प्रकार का रास्ता था। ठीक है, मार्ग था। ठीक, तो हो चिन मिन मार्ग लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ। हम आपको बताया था कि हिंद चीन में कुल 3 क्षेत्र आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो वियतनाम में तो युद्ध ही चल रहा था, उसका एकीकरण नहीं हो रहा था। तो हो चिन मिन मार्ग क्या था, लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ। लाओस और कंबोडिया का जो सीमा क्षेत्र था उससे गुजरता हुआ क्या दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। मतलब दक्षिणी वियतनाम 2 क्षेत्र में बटा हुआ था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, तो दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। ठीक है, ये हो चिन मिन मार्ग कहाँ से कहाँ, तो लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ कहाँ जाता था, वियतनाम, कौन, वो भी दक्षिणी वियतनाम में जाता था। इसी मार्ग से वियतनाम अपनी सेना को रसद पहुंचाता था। इसी मार्ग से क्या करता था, वियतनाम जो था वो अपनी सेना को रसद पहुंचाता था। अमेरिका इसे क्षतिग्रस्त करने की और कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गया। वहां के जो भी महिला और पुरुष थे उन लोगों ने मतलब जितना बार क्षतिग्रस्त किया अमेरिका उस मार्ग को, हो चिन मिन मार्ग को, उतना बार उसे फिर जोड़ दिया जाता था। ठीक है, वहां के जो भी लोग थे वो सभी लोग मिलकर जोड़ देते थे उस रास्ता को। ठीक है, जिसके कारण वहां के जो भी सेना थे उनको रसद पहुंच जाता था, मतलब खाना। ठीक है, उस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, तो हो चिन मिन मार्ग क्या है, लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। ठीक है, जाता था। इसी मार्ग से वियतनाम को रसद पहुंचाया जाता था। अमेरिका ने इसको क्षतिग्रस्त और कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, प्रश्न को समझिए और आंसर को भी समझिए। ठीक है, और खुद से आंसर दीजिए। ठीक है, इसमें कहने का क्या अर्थ है, एक लाओस कंबोडिया जो है वहां का क्षेत्र है जिससे गुजरता हुआ जाता था। ठीक, और गुजरता हुआ कहाँ, तो दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसी मार्ग से वियतनाम अपनी सेना को क्या करता था, रसद मतलब खाना पहुंचाता था। ठीक है, तो अपनी भाषा में लिखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद हम आपको कहे थे कि अगला है कि हुआ हुआ आंदोलन। ठीक है, सॉरी, हुआ हुआ आंदोलन। ठीक, तो अगला टॉपिक है हुआ हुआ आंदोलन। तो हुआ हुआ आंदोलन एक क्या था, बौद्धिक आंदोलन था। ठीक है, हुआ एक बौद्धिक, धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था। बौद्धिक भी था, धार्मिक भी था। ठीक है, धार्मिक आप समझ ही रहे हैं, तो और क्रांतिकारी भी था। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, 3 बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी, जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फूसो था। तो हुआ कैसा आंदोलन था, तो बौद्धिक, धार्मिक एवं क्रांतिकारी। ठीक है, कब शुरू हुआ, तो 1939 में शुरू हुआ, जिसके नेता कौन थे, तो हुइन फूसो था। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, हुइन फूसो था। देखिए जी, ये भारत का तो भाषा है नहीं, जिसके कारण इसका नाम ही कुछ है, हुइन फूसो। आप खुद सुनकर इसको कैसा लग रहा होगा आप ही समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हिंद चीन का भाषा है। ठीक, इसलिए हुइन फूसो था। तो इसका नेता कौन था, तो हुइन फूसो था। ठीक है, हुआ आंदोलन के नेता हुइन फूसो था। इसका शुरुआत कब हुआ, 1939 में शुरू हुआ। कैसा आंदोलन था, बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी। ठीक, अगला टॉपिक है मालीगांव की घटना। मालीगांव क्या था, एक गाँव था, एक गाँव का नाम था जिसका नाम था मालीगांव। ठीक है, तो मालीगांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। ठीक है, मालीगांव क्या था, दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। कहाँ का गांव था, तो दक्षिणी वियतनाम का। ठीक है, हम आपको बताया कि दक्षिणी वियतनाम नहीं वियतनाम 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला पात्र एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि एक दक्षिणी और एक उत्तरी वियतनाम में बट गया था। ठीक है, तो वहीं का एक गाँव था, यानी कि साउथ का, यानी कि दक्षिणी वियतनाम का गाँव था जो कि मालीगांव था, जहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थन मान अमेरिकी सेना ने पूरे गाँव को घेर कर, क्या हुआ, वियतकांग समर्थन मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर लिया, पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चियों को भी मार डाला। ठीक है, मार डाला। उसके बाद क्या हुआ, गांव में आग लगा दी और लाशों के बीच दबा हुआ एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। ठीक है, फिर से समझिए इसको। क्या था कि दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जिसका नाम था मालीगांव। ठीक है, क्या नाम था, मालीगांव, जहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थन मान, ठीक है,
क्या किया, अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को तो सबसे पहले मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कुछ दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार डाला और पूरे गांव को आग लगा दी। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया था। तो मार डाला, उसके बाद क्या हुआ, आग लगा दिया, उसके बाद क्या, एक बूढ़ा बच्चा था उसी लाशों के बीच, उसी ने इस घटना को क्या किया, उजागर किया। ठीक है, तो माली घटना यही थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से, ठीक है। जैसे कि सेकंड चैप्टर में, हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में जो है ना, कार्ल मार्क्स के बारे में भी कई बार पूछ चुका है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो आप इन सभी प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अगला हमने आपको बताया था कि लाओस में गृह युद्ध, ठीक है, जैसा कि वहां पर कंबोडिया लिखा हुआ था टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर गृह युद्ध हम आपको बता दिए थे। ठीक है, कि लाओस में गृह युद्ध। तो हम आपको बताए थे कि हिंद चीन में कुल 3 क्षेत्र आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो वियतनाम का तो एकीकरण हो गया पूर्ण रूप से। ठीक है, वो अब लाओस का भी करा देंगे, फिर उसके बाद कंबोडिया का भी करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है 1954 में जेनेवा समझौता के बाद लाओस को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 1954 में क्या हुआ, जेनेवा समझौता जब हुआ, आपको पता है कि जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया था, जिसके तहत जो वियतनाम था उसे 2 पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। तो उसी समय क्या किया गया, लाओस जो वहां का क्षेत्र था उसे भी क्या किया गया, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसे भी स्वतंत्र घोषित कर दिया गया उसी समय। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लाओस में अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने, अपदस्थ कहने का अर्थ है कि वहां पर जो पुराने राजा थे, ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये क्या हो, स्वतंत्र हो, यहाँ पर लोकतंत्र आए, वो नहीं चाहते थे, जो पहले के वहां के राजा थे। तो राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने, ठीक है, वो उनके 3 मतलब शायद बेटे थे। ठीक है, मतलब जो पहले राजा थे उनके 3 बेटे थे। ठीक है, तो वो तीनों भाइयों ने क्या किया, तो तीनों भाइयों ने राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। जब उन लोगों को पता चला कि जेनेवा समझौता के तहत यानी कि 1954 में लाओस को स्वतंत्र कर दिया गया, तो उन लोगों ने क्या किया, वो तीनों भाइयों ने क्या किया कि राजनीतिक के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने लगे। मतलब फिर से राजा बनने के लिए क्या किया, अलग अलग रास्ते अपनाने लगे। ठीक, यही इसमें कहा जा रहा है कि लाओस में अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने, मतलब पहले से जो राजा थे उनके 3 बेटे, 3 भाइयों ने क्या किया, राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए, डिफरेंट रास्ते अपनाए। ठीक है, मार्ग अपनाए। उसके बाद है कि पहले राजकुमार शुवनफुमा, पहले राजकुमार का क्या नाम था, शुवनफुमा, तटस्थवादी था। तटस्थवादी कहने का अर्थ है न उसके ओर न उसके ओर, बीच में। जैसे एक होता है साम्यवादी दल और एक होता है पूंजीवादी, तो ये ना तो पूंजीवादी था और ना ही साम्यवादी। साम्यवादी कहने का अर्थ है जिसमें सभी चीज सरकार के हाथ हो, पूंजीवादी कहने का अर्थ है जिसमें सभी चीज मतलब आम मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, मतलब प्राइवेट चीजें और सरकारी चीजें कहने का अर्थ है। मतलब साम्यवाद में सरकारी चीजें और प्राइवेट चीजें पूंजीवाद में। ठीक है, तो ये दोनों नहीं था, उसके बीच में था। ठीक है, ये ना तो साम्यवादी था और ना ही पूंजीवादी था। वही दूसरा का बात करें तो दूसरा राजकुमार सुफनबोंग यानी कि जिसे पाथेत लाओ, देख रहे हैं नाम कैसे है, साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। साम्यवादी मतलब वहां पर सभी चीजें सरकार के हाथ में हो। तो साम्यवादी व्यवस्था कौन लाना चाहता था, तो दूसरा राजकुमार लाना चाहता था। तीसरा राजकुमार फूमी नौशवान दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला था। कहने का अर्थ है कि ये पूंजीवादी लाना चाहता था। पहले राजकुमार जो दोनों के बीच में था, न तो वो पूंजीवादी को न तो साम्यवादी को मानता था। सेकंड राजकुमार जो थे वो थे पाथेत लाओ, जो कि साम्यवादी को मानते थे। थर्ड जो थे उनका नाम था फूमी नौशवान, तो वो पूंजीवादी को मानते थे। प्राइवेट संस्थान सभी चीजों को मानते थे। ठीक है, अगला है कि 25 सितंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद सुवनाफुमा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन होगा। किसके नेतृत्व में जी, सुवनाफुमा के। अब यहाँ पर देखिए सुवनाफुमा कौन है, प्रथम राजकुमार है। तो प्रथम राजकुमार के नेतृत्व में क्या हुआ, उसका सरकार बना। कब, तो 25 सितंबर 1955 को हुआ था। उसका चुनाव हुआ जिसमें वह क्या हुआ, वहां का राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। ठीक है, मतलब वहां का राजा बन गया। ठीक है, पहले राजकुमार के। ओके, तो पहले राजकुमार के कब बने वहां के राजा, तो 25 सितंबर 1955 को बना था। ठीक है, उसके नेतृत्व में सरकार का वहां पर गठन हुआ। अगर यदि नाम पूछा जाए कि पहले राजकुमार का नाम, तो सुवनाफुमा, ठीक है, जो कि बीच में था। सेकंड पाथेत लाओ और थर्ड का नाम क्या था, फूमी नौशवान। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला जानते हैं।
उसका अगला जो है वो है कि पाथेतलाव, यानी कि जो सेकेंड जो वहां का राजकुमार था उसका विरोध करते हुए गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध मतलब छुप छुप का वार करने वाला युद्ध शुरू कर दिया। परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया। जो राजकुमार मतलब प्रथम राजकुमार वहां का राजा बना था और जो सेकेंड राजकुमार था वो नहीं चाहता था कि वहां का राजा बने, तो उसका विरोध करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि 1957 में दोनों के बीच समझौता हुआ जिसमें पहले राजकुमार वहां के राजा थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी तुम्हें मंत्री कुछ बना दे रहे हैं, छोटे पद दे रहे हैं। तो दोनों में समझौता हुआ जिसके कारण वो क्या हुआ, गोरिल्ला युद्ध रुक गया। समझौता होने के बाद ठीक है, पाथेट को भी सरकार में जगह मिल गया। ठीक है, क्या हुआ, पाथेट को भी क्या हुआ, सरकार में जगह मिल गया। प्रथम राजा ने यानी कि प्रथम राजकुमार ने क्या कहा सेकेंड राजकुमार से, अपने सेकेंड भाई से कि चलो हम तुम्हें कुछ पद दे देते हैं, उसका तुम क्या करो, तुम उसका रक्षा करो, वहां पर तुम शासन करो, तुम वहां का राजा हो जाओ। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र इसको भी मिला पाथेट को और वहां का सरकार में जगह इसको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह 1957 में क्या हुआ, दोनों के बीच समझौता हुआ जिसके कारण युद्ध मतलब गोरिल्ला जो युद्ध चल रहा था वो संपन्न हो गया। ठीक, उसका अगला था कि अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में क्या हुआ, दोनों जो राजकुमार थे उनमें समझौता टूट गया और पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए तीसरा व्यक्ति बीच में कोई घुसेगा तो ऐसा ही होगा। अब ये थर्ड था अमेरिका और वो दो भाई थे मतलब प्रथम और क्या द्वितीय, तो उन दोनों के बीच क्या हुआ, ये क्या हुआ षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों के बीच क्या हुआ, समझौता टूट गया। कुछ ना कुछ चढ़ा दिया होगा, जैसे कि अंग्रेज क्या करता था कि फूट डालो और शासन करो, तो वही क्या अमेरिका भी अपनाया। अमेरिका के षड्यंत्र के कारण दोनों के बीच, दोनों भाइयों के बीच, दोनों राजकुमार के बीच टूट गया जो भी समझौता हुआ था और पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, पुनः छुप छुप कर मारने वाला युद्ध शुरू हो गया। उसका अगला कथा है दोनों भाइयों के लड़ाई के बीच तीसरे भाई फूलो नौसवान के निर्वाचित सरकार तख्ता पलटकर दक्षिणपंथी सरकार बना ली। अब उसके बाद क्या होता है, जब दोनों के बीच समझौता टूट जाता है तो थर्ड में क्या होता है कि ये भी सरकार बन जाता है। जो तीसरा वहां का राजकुमार था, तो तीसरा भाई था उसका भी वहां पर सरकार बन जाता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, एक भाई प्रथम भाई भी सरकार मतलब फर्स्ट भाई भी सरकार और सेकेंड को वहां पर मंत्री, यहाँ पर क्या मिला, पाथेट जो था वो सेकेंड वहां का राजकुमार था, उसको फर्स्ट जो राजकुमार था उसमें उसको जगह मिल गया, जबकि थर्ड को मतलब अपना वहां का क्या हुआ राजतंत्र बनाने का मौका मिला, उसका अपना सरकार वहां पर बन गया। तो अमेरिका के षड्यंत्र के कारण जब दोनों के बीच टूट गया समझौता, उसके बाद क्या होता है, दोनों भाइयों में लड़ाई के बीच तीसरे भाई जो था यानी कि तीसरे राजकुमार जो थे वो थर्ड, उनका नाम था जब क्या फूलो नौसवान, उनके सरकार में उनके नेतृत्व में क्या हुआ, वहां के सरकार का गठन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जाना। ठीक है, उसके अगले जानते हैं। अगला कहता है कि 3 माह के बाद फिर तख्ता पलटकर कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सरकार बना, परंतु क्या हुआ, तो परंतु हुआ कि तीनों भाइयों ने, तीनों राजकुमारों ने मिलकर कैप्टन कंगाली को भगा दिया। ठीक है, उसके बाद इन तीनों राजकुमारों को, तीनों भाइयों को समझ में आया कि अगर हम तीनों अलग अलग रहेंगे तो यहाँ पर कोई और आकर क्या होगा, शासन करने लगेगा।